हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तरफ ले जाते हैं। हाँ, और आज हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि कागज पर बनी योजना और जमीनी हकीकत में कितना फर्क था। इस एक्ट ने एक बड़े संयुक्त भारत की कल्पना की, कई नई संस्थाएं बनाई, लेकिन इसके इरादों और नतीजों के बीच की जो कहानी है ना, वही इसे सबसे दिलचस्प बनाती है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं इसकी सबसे बड़ी, सबसे महत्वाकांक्षी योजना से। इस एक्ट ने एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की। ये उस वक्त के हिसाब से मतलब एक बहुत बड़ा विचार था। इसमें सिर्फ ब्रिटिश भारत के प्रांत ही नहीं, बल्कि जो सैकड़ों रियासतें थी उन्हें भी शामिल होना था। हाँ, ये पहली बार था कि भारत के इन दो बिल्कुल अलग हिस्सों को एक ही प्रशासनिक छत के नीचे लाने की कोशिश की जा रही थी। और इस बड़े से संघ को चलाने के लिए शक्तियों का बंटवारा भी तय किया गया, बिल्कुल आज की तरह। 3 लिस्ट बनाई गईं। एक थी फेडरल लिस्ट, जिस पर केंद्र कानून बनाता, जिसमें रक्षा और विदेश मामले जैसे 59 विषय थे। दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें पुलिस और शिक्षा जैसे 54 विषय थे। और एक तीसरी समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते थे, उसमें 36 विषय थे। हाँ, सुनने में तो सब बहुत सुलझावा लगता है ना? लगता तो है, लेकिन यहीं एक पेंच है। जो विषय इन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं थे, जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां या रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं, वो वायसराय यानी गवर्नर जनरल को दे दी गईं। एक मिनट, ये तो अजीब बात है। मतलब एक तरफ आप प्रांतों को ज्यादा अधिकार और स्वायत्ता देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सबसे जरूरी बची खुची शक्तियां वायसराय की जेब में डाल रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि एक हाथ से दिया और दूसरे से पकड़ बनाए रखी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो इस एक्ट का असली चरित्र था, दिखाने के लिए संघवाद और जिम्मेदार सरकार, लेकिन असल में अंतिम कंट्रोल लंदन के हाथ में ही रखना था। वायसराय के पास ये शक्तियां होना इस बात की गारंटी थी कि कुछ भी ब्रिटिश हितों के खिलाफ ना हो पाए। पर सबसे बड़ी और मजेदार बात तो ये है कि ये भव्य अखिल भारतीय संघ कभी बन ही नहीं पाया। ये सपना सपना ही रह गया। क्यों? इतनी बड़ी योजना फेल कैसे हो गई? वजह थी रियासतें। रियासतों के राजाओं को डर था कि इस संघ में शामिल होने से उनकी अपनी सत्ता, उनकी स्वायत्तता वो खत्म हो जाएगी। वो लंदन के सीधे नियंत्रण में रहना ज्यादा पसंद करते थे, बजाय इसके कि वो एक ऐसी भारतीय संघीय सरकार के अधीन आ जाएं जिसमें कांग्रेस का दबदबा हो। तो उन्होंने शामिल होने से ही इनकार कर दिया, और उनके बिना ये संघ बन ही नहीं सकता था। तो संघ वाली बात तो एक तरह से सपना ही रह गई। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं। असल में प्रांतों के लेवल पे तो जमीन ही हिल गई थी, है ना? हाँ, प्रांतों के स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव आया। इस एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी को खत्म कर दिया। ये वो सिस्टम था जो 1919 के एक्ट से आया था और पूरी तरह फेल हो चुका था, क्योंकि उसमें भारतीय मंत्रियों के पास जिम्मेदारी तो थी, पर पैसा और जरूरी विभाग नहीं थे। तो उसकी जगह अब प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई। और इस प्रांतीय स्वायत्तता का असल में मतलब क्या था? क्या प्रांत पूरी तरह आजाद हो गए थे? पूरी तरह आजाद तो नहीं, लेकिन उन्हें अपने तय किए गए क्षेत्रों में काम करने की काफी छूट मिल गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रांतों में जिम्मेदार सरकारें बनी, यानी गवर्नर को अब उन मंत्रियों की सलाह पर काम करना था जो चुनी हुई विधानसभा के प्रति जवाबदेह थे। ये लोकतंत्र की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। 1937 में जब चुनाव हुए और सरकारें बनी, तो भारतीय नेताओं को पहली बार असली शासन का अनुभव मिला। हालांकि ये दौर लंबा नहीं चला। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होते ही ये सरकारें गिर गई, जो उस समय की राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है। यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जो द्वैध शासन प्रांतों में बुरी तरह फेल हुआ और जिसे हटाया गया, उसी सिस्टम को अब केंद्र में लाने का प्रस्ताव था। मतलब संघीय विषयों को 2 हिस्सों में बांटा जाना था, आरक्षित और हस्तांतरित। हाँ, ये वाकई अजीब लगता है। योजना ये थी कि रक्षा, विदेश मामले जैसे आरक्षित विषय सीधे गवर्नर जनरल के पास रहेंगे और बाकी के हस्तांतरित विषय मंत्रियों को दिए जाएंगे। इसके पीछे ब्रिटिश सोच ये थी कि भारतीयों को केंद्र में शासन का थोड़ा अनुभव भी दे दिया जाए, लेकिन सत्ता की असली चाबी, सेना और विदेशी संबंध अपने ही हाथ में रखी जाए। लेकिन मजे की बात यह है कि क्योंकि अखिल भारतीय संघ ही कभी नहीं बना, तो केंद्र में द्वैध शासन का ये प्रावधान भी कभी लागू ही नहीं हो पाया। तो अब तक की कहानी ये है कि इस एक्ट के 2 सबसे बड़े राजनीतिक विचार, अखिल भारतीय संघ और केंद्र में द्वैध शासन, दोनों ही कागज पर रह गए। बिल्कुल।
और यही दिखाता है कि ये एक्ट बड़े बड़े विचारों से भरा था, लेकिन राजनीतिक हकीकत के सामने इसके कई हिस्से टिक नहीं पाए। हाँ, जब हम इस एक्ट के बारे में सोचते हैं तो अक्सर इसी संघ और प्रांतों की राजनीति पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो बात मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि आज के भारत की कई सबसे बड़ी संस्थाओं की जड़ें इसी कानून में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, ये सब यहीं से आया। हाँ, ये इस एक्ट का वो पहलू है जिस पर कम बात होती है, लेकिन जिसका असर सबसे स्थायी रहा। भले ही राजनीतिक ढांचा पूरी तरह लागू नहीं हुआ, पर इसने एक आधुनिक देश को चलाने के लिए जरूरी प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे की नींव रख दी। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करते हैं। क्या उस समय एक सेंट्रल बैंक की इतनी जरूरत आन पड़ी थी? बहुत ज्यादा। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। देश की मुद्रा और क्रेडिट को संभालने के लिए एक मजबूत स्वतंत्र संस्था की जरूरत थी। आरबीआई की स्थापना इसी जरूरत को पूरा करने के लिए की गई, ताकि देश की आर्थिक नीतियों पर सरकार का सीधा नियंत्रण कम हो और स्थिरता आए। ये एक बहुत दूरदर्शी कदम था। और फेडरल कोर्ट, ये आज के सुप्रीम कोर्ट से कैसे अलग था? फेडरल कोर्ट जो 1937 में बना, वो आज के सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से पूर्वज था। उसके पास अपील सुनने के अधिकार सीमित थे और सबसे बड़ी अदालत तब भी लंदन की प्रिवी काउंसिल ही थी। लेकिन इसने केंद्र और प्रांतों के बीच के विवादों को सुलझाने का काम शुरू किया, जो एक फेडरल सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसने वो न्यायिक नींव रखी जिस पर बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट की इमारत खड़ी हुई। अच्छा, और यूपीएससी का जिक्र भी है, मतलब सिविल सेवा में भर्ती की व्यवस्था भी यहीं से आई? हाँ, इसने न सिर्फ एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बल्कि प्रांतों के लिए अलग अलग प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का भी प्रावधान किया। ये सुनिश्चित करने के लिए था कि सरकारी नौकरियों में भर्ती योग्यता के आधार पर हो, ना कि सिफारिश से। इसने भारत को एक संगठित और निष्पक्ष नौकरशाही दी, जो आज़ादी के बाद देश को एक साथ रखने में बहुत काम आई। इसके अलावा रेलवे को चलाने के लिए एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी और सरकारी खातों की जांच के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद भी बनाया गया, जो आज के सीएजी का पूर्ववर्ती था। ये तो कमाल है। मतलब ये एक्ट सिर्फ एक राजनैतिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक आधुनिक राष्ट्र का पूरा प्रशासनिक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। बिल्कुल, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तो संविधान निर्माताओं को एक तैयार प्रशासनिक ढांचा मिला। उन्हें इन संस्थाओं को शून्य से नहीं बनाना पड़ा। ये एक्ट अनजाने में ही स्वतंत्र भारत के लिए एक मजबूत प्रशासनिक मशीनरी छोड़ गया। अब बात करते हैं उन प्रावधानों की जिनका सीधा असर आम लोगों और देश के नक्शे पे पड़ा। सबसे पहले वोट देने का अधिकार, इसका विस्तार किया गया। हाँ, कुल आबादी का लगभग 14% हिस्सा अब वोट दे सकता था। आज के सार्वभौमिक मताधिकार के हिसाब से ये संख्या बहुत कम लगती है, लेकिन उस समय के लिए ये एक बड़ी छलांग थी। इससे पहले वोट देने का अधिकार सिर्फ संपत्ति या शिक्षा की शर्तों को पूरा करने वाले कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित था। इसने राजनीति का दरवाजा कहीं ज्यादा लोगों के लिए खोल दिया। और इसमें सामाजिक प्रतिनिधित्व की भी बात थी, है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसने दलित वर्गों, उस समय उन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, उनके लिए कुछ सामान्य सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया। इसके अलावा महिलाओं और मजदूरों के लिए भी अलग से सीटें रखी गईं। ये भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व को संस्थागत बनाने की दिशा में शुरुआती लेकिन बहुत अहम कदम थे। प्रतिनिधित्व के अलावा इस एक्ट ने भारत का नक्शा भी बदल दिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे कई प्रशासनिक और सांस्कृतिक कारण थे। बर्मा का प्रशासन और संस्कृति भारत से काफी अलग मानी जाती थी और ब्रिटिशों के लिए उसे एक अलग उपनिवेश के रूप में चलाना ज्यादा आसान था। तो 1937 में बर्मा को भारत से पूरी तरह अलग कर दिया गया। और भारत के अंदर भी तो नए प्रांत बने। हाँ, तो नए प्रांत बनाए गए। सिंध, जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया गया, और ओडिशा। ये भाषाई और क्षेत्रीय पहचानों को कुछ हद तक मान्यता देने की कोशिश थी। साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान था। और एक और बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ। 1858 में बनी भारत परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया। ये वो बॉडी थी जो लंदन में बैठकर भारत के मामलों पर सलाह देती थी। इसे हटाकर भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाहकारों की एक टीम दे दी गई। इससे लंदन से भारत पर नियंत्रण का तरीका भी बदल गया।
तो जब हम इस सबको एक साथ देखते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक बहुत मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। एक तरफ इसकी बड़ी बड़ी राजनीतिक योजनाएं थी जो फेल हो गईं, जैसे अखिल भारतीय संघ, और दूसरी तरफ इसने कई ऐसी संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जन्म दिया जो आज भी हमारे देश की रीढ़ है। भारत की नींव रख दी जो आजादी के बाद बनने वाला था। प्रांतीय स्वायत्तता के छोटे से प्रयोग ने भारतीय नेताओं को शासन का वो अनुभव दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, और इसकी बनाई संस्थाएं स्वतंत्र भारत के लिए एक तैयार उपहार की तरह थीं। तो एक तरह से ये एक अधूरा दस्तावेज था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी था। इसने भारतीय संविधान के निर्माताओं के लिए एक स्रोत की तरह भी काम किया, जिन्होंने इसके कई प्रशासनिक प्रावधानों को लगभग जस का तस अपने संविधान में शामिल कर लिया। हाँ, और यही हमें एक विचार करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है, एक अधूरा खाका अपने मूल इरादे से कितना अलग और ज्यादा असर डाल सकता है। 1935 का एक्ट भारत को एक नियंत्रित एकीकृत संघ बनाने के इरादे से बनाया गया था, पर इसका सबसे स्थायी प्रभाव स्वतंत्र भारत के लिए एक विकेंद्रीकृत और मजबूत प्रशासनिक ढांचा प्रदान करना था। ये हमें इतिहास की अप्रत्याशित प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। मतलब योजना कुछ और थी और हो कुछ और ही गया। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में अक्सर जो योजना बनाई जाती है और जो वास्तव में होता है उसमें कितना बड़ा अंतर हो सकता है। ये एक्ट भारत पर ब्रिटिश पकड़ को और मजबूत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अंत में इसने भारत को खुद पर शासन करने के औजार दे दिए। शायद इतिहास का सबसे बड़ा मजाक यही है कि आप जिस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं वही आपको बदल देती है।